से दुआ करते हैं प्यारे अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मेरे मोहतरम मदनी चैनल के नादरीन, अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला है मदनी क्लिनिक। आइए इसकी इब्तिदा दुरूद पाक की फजीलत से करता हूँ। दुरूद शिफा ये है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व दियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहु अकबर। एक गरीब शख्स एक मरतबा बड़ी ज़बरदस्त बुज़ुर्ग हज़रत सैयदना शहाबुद्दीन इब्न अरसलान अलैहि रहमतुल्लाह हन्नान के पास गया और उसने अपनी बीमारी की शिकायत की। बीमारी ऐसी थी कि जो इनक्योरेबल थी, उसका इलाज इतना आसान नहीं था बल्कि नामुमकिन था। कोई डॉक्टर या फिजिशियन उनको दुरुस्त जवाब नहीं देता था। उन्होंने कहा कि आप बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद शिफा क्यों नहीं पढ़ते। चुनाचे उन्हें दुरूद शिफा जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व दियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। ये उन्हें तालीम की, उन्हें सिखाया, उन्होंने पढ़ना शुरू किया और अल्लाह तबारक व ताला ने इस दुरूद पाक की बरकत से उनकी बीमारी को दूर फरमा दिया और वो खुशी खुशी दोबारा वापस तशरीफ़ ले गए। अल्लाह अकबर। इसलिए किसी ने कहा ना कि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर इससे कोई ये ना समझे कि इसका मतलब इलाज नहीं करवाना चाहिए। नहीं नहीं, दुरूद पाक भी पढ़ते रहें, आयात शिफा भी पढ़ते रहें, या सलामों का विर्द भी रखें और इलाज भी करवाएं। अल्लाह तबारक व ताला मुसब्बिबुल असबाब है, उसने असबाब को पैदा फरमाया, लिहाजा असबाब को भी हमें इख्तियार करना चाहिए। इंशाअल्लाह तबारक व ताला इसकी बरकत से बेशुमार बरकतें ये मिलेंगी। सिलसिला मदनी क्लिनिक का सिलसिला है, माशाअल्लाह हमारे डॉक्टर साहिबान तशरीफ़ फरमा है। मैं सिलसिले की इब्तिदा तमहीदन इस बात से करूँगा कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने एक मरतबा सदरुल शरिया बदरुत तरीका मौलाना अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को अरबी का ये माकूला कहकर ये बताया कि अल इल्मुल इल्मान, कि इल्म दो हैं, इल्मुल अदियानी व इल्मुल अब्दान। एक दीन का इल्म है और दूसरा इल्म जो है वो इल्म तिब है, जो रिलेट करता है बॉडी को और दीगर सारी चीज़ों को। तो सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक नई नई तहकीकात आ रही हैं और डिजीज़ होती हैं, उसके क्योर्स होते हैं, सारे मामलात होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे अंदाज के साथ हमारे डॉक्टर साहिबान यहाँ पर हमारी तरबियत का सिलसिला ये करते हैं। आज का जो मौजू है ये रिलेट्स टू मौजूदा जो एटमॉस्फेयर है, जो वेदर है, उससे है। जी हाँ, गर्मी के खाने और गर्मियों की मुफीद ग़िज़ाएँ और इसके साथ साथ किस तरह क्योर हो सकता है। मज़ीद गर्मियों के अंदर उमूमन लोगों को शिकायत फूड पॉइजनिंग की हो जाती है, इस मुतालिक भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप कुछ ये सुनेंगे। हर मौसम अल्लाह की नेमत है, गर्मी भी अल्लाह की नेमत है, जी हाँ, सर्दी भी अल्लाह की नेमत है, ख़िज़ां भी अल्लाह की नेमत, बाहर भी अल्लाह की नेमत, सूरज की किरणों की भी बदन को ज़रूरत है, चाँद की रोशनी की भी इंसानी जिस्म को ज़रूरत है। वर्ल्ड वाइड इस वक्त अगर आप देखें तो गर्मियों का सीज़न है। जी हाँ, कहीं पर मानसून स्पेल जो है, ये मानसून की बारिशें ये शुरू हो चुकी हैं। अगर ओवरऑल आप इस वक्त देखें तो दुनिया का ज़्यादा हिस्सा इस वक्त गर्मी के अंदर है। तो सबसे पहले तो मौसम के हवाले से क्या फरमाएंगे डॉक्टर साहब? जैसे भी आपने अर्ज़ किया कि गर्मियों के हवाले से ग़िज़ाएँ, तो भी ये हमने टॉपिक इस वजह से सेलेक्ट किया है कि जैसे हम आम प्रैक्टिस के अंदर जिस तरह के हम हॉस्पिटल्स वगैरह में मरीज़ देखते हैं, जी जी, तो इनके जो अमराज आ रहे होते हैं, बहुत सारे अमराज ऐसे होते हैं जो खाने से रिलेटेड होते हैं। कमोबेश CDC की रिपोर्ट के हिसाब से 200 बीमारियां हैं, कमोबेश 200 बीमारियां हैं जो गर्मियों में खाना खाने की वजह से होती हैं। अब एक स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो ये, हर साल 600 मिलियन
लोग बीमार पड़ते हैं। 600 मिलियन पीपल, 600 मिलियन। अब 600 मिलियन लोग जब बीमार पड़ते हैं, उनमें से 4,20,000 की अमवात हो जाती है। तो ये वो होते हैं जो जैसे नॉर्मल हेल्दी हैं, उनको कोई बीमारी नहीं है। सिर्फ गर्मियों के अंदर जो टेम्परेचर चेंजेस होते हैं, खाना जल्दी ख़राब हो जाता है, खाने की लाइफ कम हो जाती है, फूड पॉइजनिंग और दीगर जरासीम ज़्यादा ग्रो करने लगते हैं। तो अलग अलग बीमारियां, जैसे 200 बीमारियां कमोबेश गर्मियों में एक्स्ट्रा वो पैदा हो जाती हैं। तो एक ये स्टेटिस्टिक्स है। दूसरा ये है कि गर्मियां ज़्यादातर बच्चों को मुतासर करता है। कमोबेश समझ लें 5 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं, 40% ना ये मुतासर हो जाते हैं। यानी 5 साल से कम उम्र बच्चे, यानी 40%, यानी तादाद करोड़ों में हो गई। ये वर्ल्ड वाइड का स्टेटिस्टिक्स है। अच्छा, जैसे हम अगर अपने कंट्री को देखें तो जैसे मिसाल के तौर पे स्कूल से बच्चे छूटे जी, अब पता चले बाहर वो 5-5 रुपए 10-10 रुपए और वो ठंडे मशरूबात, पसीने में बुरा हाल, अब जो है ना वो जा रहे हैं उसकी तरफ। तो ये चीजें जाहिर बात है बच्चों को अफेक्ट करती होंगी, क्या कहते हैं आप? ये बच्चों को भी अफेक्ट करती हैं, और ये तो भी ठंडी मशरूबात आ गई, ठंडी चीजें आ गई। और ये जो सर्वे रिपोर्ट है डॉक्टर साहब के 100 ऑलमोस्ट जो बाहर के जो खाने हैं ना, 100 आउटलेट्स के ऊपर विजिट किया गया था, 100 में से समझ लें कमोबेश 100 ही हाइजीन के हवाले से, सेहत के हवाले से, जरासीम के ग्रोथ के हवाले से फ़ायदेमंद ना हुए। ये कुछ बीमारियां हैं जो मशहूर, जिनका मैं नाम ले लेता हूँ ताकि हम फूड पॉइजनिंग इसलिए कंसिडर कर रहे हैं। जैसे टाइफॉइड बहुत ज़्यादा फैल जाता है, डायरिया बहुत ज़्यादा फैलता है, कॉलेरा बहुत ज़्यादा फैलता है, डिसेंट्री इस सीजन में बहुत ज़्यादा फैलता है, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो डॉक्टर साहब इस पे अभी खानों के हवाले से सलमान भाई, जैसे अभी आपने शुरू में बात की, उसमें एक थोड़ी सी करेक्शन में करता चलूँगा कि आपने फरमाया कि खाना खाने की वजह से कि स्टैटिस्टिक्स दिया जी, इसको अगर हम कहें ना मुनासिब खाना खाने, हाँ ये सही बात, तो ज्यादा मुनासिब रहेगा। ये सही बात है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ भी वही है, अनसेफ फूड। अनसेफ फूड होता है कि अब वो अनसेफ फूड का आपको आइडिया कैसे हो, बेसिकली वही कॉन्सेप्ट हमने देना है कि सीजनल फूड जो होते हैं आपने किस तरह से उसको यूटिलाइज करते हैं। अगर आप ओवरऑल सिनेरियो पे देखते हैं, सराउंडिंग्स में गौर करते हैं, जो सीजनल सब्जियां आती हैं या सीजनल फ्रूट्स आते हैं, वो अकॉर्डिंग टू द बॉडी रिक्वायरमेंट अगर हम गौर करें तो हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आते हैं। इसी तरह सर्दियों में जो आपकी फ्रूट्स आते हैं या सब्जियां वगैरह जो होती हैं, उनकी अपनी एक चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह गर्मियों में आप देख लें कि बेसिकली जो बेसिक प्रॉब्लम आता है हम लोगों को, जीआईटी डिस्टर्बेंस से हट के अगर हम बात करेंगे, प्राइमरी प्रॉब्लम आता है वो आता है डिहाइड्रेशन का, पानी की कमी का। वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम उस हिसाब से पानी नहीं लेते। लेकिन अगर हम दूसरे एंगल की तरफ देखते हैं कि अल्लाह सजल ने जो हमें नेमतें दी हैं, जो गर्मियों में हमें फ्रूट्स वगैरह अता किए हैं, जो सब्जियां अता की हैं खाने के लिए, उसमें एक बड़ी तादाद उसके अंदर पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। आप उंगलियों पे गिन लें, तरबूज है, एक बहुत बड़ा परसेंटेज उसके अंदर पानी होता है। खरबूजा है, उसमें बहुत बड़ा परसेंटेज पानी का होता है। इसी तरह दूसरे आइटम्स हैं, उसमें भी पानी का आइटम्स होता है। फ्रूट हो गए ना, फ्रूट हो गए, सब्जियों में भी अगर आप खाने जैसे बंदा खा रहा है वो, अभी इसमें भी हम सब्जियों का इस्तेमाल, दालों का ज्यादा इस्तेमाल करें गर्मियों में, देखें या वही चिकन वगैरह जो गोश्त है। इसमें देखें सबसे पहला सवाल ये है कि उमूमन लोग जैसे गर्मियों के अंदर बाहर से अंदर आए, घर के अंदर आए, या कहीं आप सफर करके बाहर अपने ऑफिस पे या दुकान पर पहुंचे, अब पहुंचते साथ बाजों को देखा है कि वो एकदम यख ठंडा पानी पी लेते हैं। तो क्या ये फौरन यख ठंडा पानी पीना ये तबीयत के लिए दुरुस्त है? गर्मियों के मौसम में नज़ले की शिकायत, सही, नज़ले की शिकायत डीएनएस एक बहुत मशहूर बीमारी है, इसका मसला गला खराब हो जाना, यह आपकी भी प्रैक्टिस में होगा, ये कितनी मिकदार में बढ़ जाता है। सही बात है। इसकी मेन वजह यही होती है कि शिद्दत से ज्यादा ठंडा पानी पीना। बिल्कुल, बॉडी का हमारा अपना एक टेम्परेचर है, बिल्कुल, जैसे 37 डिग्री है, और जो पानी जो ठंडा होता है वो ऑलमोस्ट समझ लगा बहुत ज्यादा ही चिल्ड है तो 1 डिग्री या 2 डिग्री होगा या 5 डिग्री होगा। बिल्कुल 5 डिग्री। जब बॉडी अपने नेचर से हट के आप काम करेंगे वो आपको अफेक्ट करती है। और ठंडा पानी, ज्यादा ठंडा पानी पीना तो वैसे कोई मसला नहीं, ज़ायद ठंडा पानी जिसकी आप मिसाल दे रहे हैं, ये सेहत के लिए भी सही नहीं है और ये प्यास भी नहीं बुझाता। इसका मतलब ये कि नॉर्मल पानी पिया जाए,
सादा नॉर्मल पानी जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या जैसे मटके का ठंडा पानी होता है बहुत अच्छा। उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई ऐसा रूम टेम्परेचर के अंदर पानी रखा हुआ जगह रूम टेम्परेचर नॉर्मल हो। सही। एक तो होता है कि रूम टेम्परेचर ही गर्म हो रहा है उसका, तो वहाँ गर्म पानी है, डेफिनेटली वो तो नफ्स को नागवार गुजरता है आदमी को। लेकिन एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से, रूम टेम्परेचर के हिसाब से आप उसको यूज़ करें पानी को, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सही। लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा पानी, जिससे सलमान भाई ने तवज्जो दिलाई कि उसके अंदर जो है गला ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फिर अपना एक बॉडी टेम्परेचर के मामला होते हैं, तो डेफिनेटली इस चीज़ का बॉडी पे असर तो ज़रूर पड़ता है, इससे अवॉइड करना चाहिए। मैं यहाँ पे एक तवज्जो दिलाना चाहूँगा, माशाल्लाह हुज्जाज किराम मक्के मदीने जाते हैं तो वहाँ पे कूलर्स रखे हुए होते हैं, ठीक है, आबे ज़मज़म के, उसके अंदर भी एक ठंडा पानी होता है और वाकई वो ठंडा पानी होता है, और एक पे जो नॉट कोल्ड या गैर मुबरद लिखा हुआ होता है, ये सादा। अमीर सुन्नत ने कितनी प्यारी बात समझाई कि वहाँ पे आबे ज़मज़म होगा मगर ज़्यादा ठंडा आबे ज़मज़म इस्तेमाल ना करें कि इससे आपकी सेहत खराब, यानी मीन्स इससे ऐसा ना हो कि आपके गले पे इफेक्ट ना पड़ जाए, कि इसकी जो बर्फ की जो ठंडक है वो कहीं इफेक्ट ना कर जाए। अच्छा, वैसे अगर फ्रूट का इस्तेमाल किया जाए और उसमें जो मिसाल के तौर पे इसके फ्रेश जूसेस हम जिसको कहते हैं, उसको अगर थोड़ा सा ठंडा करने के लिए, माइल्ड ठंडा करने के लिए रख दिया जाए या माइल्ड बर्फ डाल दिया जाए, तो इसके अंदर तो कोई हर्जा? देखिए, अगर वैसे ही आप बर्फ में मेरे को हर्ज है, बर्फ, मैं उसी तरफ आ रहा था कि बर्फ ना डालें, वैसे अगर ठंडे की कोई तरकीब बनती है, जैसे फ्रिज वगैरह के अंदर रख दिया आपने, थोड़ा सा टेम्परेचर थोड़ा सा बेहतर हो गया, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्फ में रिस्क है। अच्छा, बर्फ में भी डॉक्टर साहब ये दो हैं, अगर जैसे घर की बर्फ है, बाहर की जो बर्फ होती है ये अमूमन इन्फेक्टेड होती है। इन्फेक्टेड से मुराद ये, वो जिस पानी से बर्फ बनती है तो वो पानी ज़रूरी नहीं कि वो साफ़ ही हो, उसमें जरासीम मौजूद होते हैं, और कुछ जरासीम ऐसे होते हैं जो बर्फ़ के टेम्परेचर जो होता है, जो 0 माइनस पे जो टेम्परेचर होता है, इस पे ही जरासीम ग्रो कर रहे होते हैं। सही बात है। इसी तरह इस बर्फ़ से जितनी भी कुल्फ़ी, बाहर के गोला गंडे और जिस तरह बाहर के जूस, इसकी वजह से जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना बर्फ़, ई कोलाई का जो इन्फेक्शन, जो गैस्ट्रो बहुत ज़्यादा हो जाता है, विब्रियो कोलाई का जो इन्फेक्शन है, ये जरासीम का नाम अर्ज कर रहा हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस में है कि हॉस्पिटल के अंदर लाइन लगी हुई होती है। अच्छा, इकोलाई का आपने जिक्र किया सलमान भाई, तो इसमें यह है कि इकोलाई सिर्फ हमें बर्फ़ के पानी से या ठंडे पानी से नहीं मिलेगा, हमें जो सब्जियां इस मौसम में हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन पे स्टोर कर देते हैं पकाने के बाद, उसमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि आपके इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, बैक्टीरिया फैलने के चांसेस हैं ऐसे मौसम के अंदर। तो इस मौसम के अंदर बेहतर ये है कि फ़्रेश खाना इस्तेमाल किया जाए। अब हम खाने की तरफ अगर आप बात करते हैं तो खाने के अंदर आप देखें, सब तो नहीं कह सकता, लेकिन अच्छी अक्सरियत जिसको आप कह सकते हैं, अगर आप कहें कद्दू शरीफ दही में मिला के खाना बहुत पसंद करते हैं, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, और आप किसी दिन उसका तजुर्बा भी करके देखेंगे, उसका जायका भी बहुत अच्छा बनता है, और गर्मी के हवाले से बेहतरीन आपकी डाइट बनती है। कद्दू शरीफ भी बनता है प्लस दही भी बनता है, और दोनों जो है गर्मियों के हवाले से बेहतरीन चीज़ बन जाती है। इसी तरह अगर आप गर्मियों के हवाले से दूसरी चीज़ लेते हैं, जैसे आप ककड़ी वगैरह लेते हैं, खीरा वगैरह लेते हैं, ये गर्मियों के, ये तो इवन सर्दियों में भी मिलते हैं, लेकिन आपको इफेक्टिवली ज़्यादा पका के खाएं कैसे? नहीं, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, ये आप मतलब आप खुराक के तौर पे और फल के तौर पे दोनों तरफ यूज़ कर सकते हैं ना। अब अगर हम खुराक के ऊपर आ जाते हैं, असल में सब्जियों पे आ जाए, इसको खाना तो समझती नहीं है। सब्जियों पे आ जाए ना, नहीं जो नहीं समझ में आ रहा, आप सब्जियां खा लें, वो आप सब्जियां आ जाएं। अब सब्जियां गर्मियों में कौन सी मिलती हैं आपको? कद्दू शरीफ मिलता है, हाँ ठीक है। कद्दू शरीफ के बारे में मैंने पढ़ा था कि वाहिद इसमें मुझे वो इस तरह की कंपोजिशन मिली है कि जो सफ़ेद बाल जिनके हो जाते हैं ना, तो वो प्री मेच्योर ग्रे, यानी जल्दी जिनके सफ़ेद बाल हो जाते हैं या होने लगते हैं, तो इसमें ऐसी खासियत है, इसका इस्तेमाल करेंगे तो जो सफ़ेद बाल आ रहे हैं वो आना बंद हो जाएंगे। वाह, ये तो आजकल ये प्रॉब्लम डॉक्टर साहब बहुत सारे बच्चों को हो गए कि वक्त से पहले उनके बाल, अब तेल नहीं लगाया बचपन। ये वजह इसकी बनती है कि नज़ले की जिनको शिकायत, जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे ना, ठंडा पानी, ठंडे जूस, बच्चे यंग एज के ऊपर से ही स्टार्ट कर देते हैं, जूस का इस्तेमाल, बाहर का जूस, केचप, एलर्जी की इनको प्रॉब्लम होती है, साइनस की प्रॉब्लम होती है, गले अमूमन ख़राब होते हैं, उसके अंदर ये फिर मेच्योर ग्रेइंग, यानी बाल जल्दी ग्रे यानी सफ़ेद होना शुरू हो जाता है। एक बात मैं यहाँ पर ये ऐड करूँगा कि अभी ये बर्फ़ के ऊपर जो बात हुई थी, तो आप यकीन करें डॉक्टर साहब, मैं आपको क्या अर्ज़ करूँ कि हमारे एक दोस्त है, उनका बर्फ़ का कारखाना है, तो ऐसे ही मिज़ान बात चल रही थी बर्फ़ की, और इस तरह थोड़ा सा हम बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई इतनी बेहतियाती होती है। फिर एक तस्वीर दिखाई, उस तस्वीर के अंदर एक बर्फ़ की सिल है, और उस सिल के अंदर जो है ना वो एक चूहा मौजूद है।
वो क्या कहते हैं। अब आप बताएं कि कितना अनहाइजेनिक ये जो है ना ये मामला हो। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल में बात यही है कि अरे डॉक्टर साहब, ये पहले कंसेप्ट था ना, लोग बर्फ खरीद के इस्तेमाल करते थे। जी जी। लेकिन यही बर्फ इस्तेमाल होती है बाहर के जूसों में, सही, कुल्फी में, सही, गोला गंडा के अंदर, और जितने भी आउटडोर आपके हैं, ये बर्फ वहाँ इस्तेमाल होती है। जी बिल्कुल, इसी किस्म की होती है तो रिस्क फैक्टर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए बाहर के लिए अवॉइड करना चाहिए कि कोई भी चीज़ इस किस्म की जो भी है जिनका नाम सलमान भाई ने लिया उनसे अवॉइड ही करें। अब मिसाल के तौर पे एक बड़ा ही प्योर बर्फ़ जिसको आप कह सकते हैं और बड़ा ही दिलपसंद लोगों को होता है गोला गंडा। सही। उसके अंदर एक तो आइस किस तरह की आ रही है वल्लाहु आलम, क्या है क्या नहीं। फिर उसके अंदर जो आप केमिकल्स वगैरह शरबत मिला रहे हैं उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं नहीं मालूम। फिर उसके ऊपर जो आप क्रीम डाल रहे हैं उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं नहीं मालूम। तो आप जानबूझ के एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर्स जो है ना देखते समझते हुए भी आप उसको। लेकिन डॉक्टर साहब वो तो चल रहा है अभी, काफी सालों से खाते हुए आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम। बीमार भी उसी हिसाब से होते होंगे ना, जब क्लिनिक्स जाना भरी हुई क्लिनिक्स क्यों नजर आती हैं। अच्छा, मैं आपको एक फैक्ट की बात बताऊं, मेरा तो नेटिव वहाँ रहा। जी 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 जी। मेरी उम्र 40 साल है, 32 साल से मैं हूँ माहौल में भी तकरीबन इतने बरस से हूँ। माशाल्लाह। आप यकीन करें 32 साल में मैंने 32 बार भी गोला नहीं खाया होगा। तो ये अपने एहतियात की ना। ये एहतियात भी की, और दूसरा जिसको प्रॉब्लम होता है किसी को उसका गला फौरन वो हो जाता है, तो एहतियात करना अच्छी बात है कि आदमी एहतियात करे। इसमें खाने पीने में डेफिनेटली गर्मियों में जितनी ज़्यादा एहतियात कर सकते हैं उतना अच्छा है। कि अब घर में अगर आप सब्जियां वगैरह बना लेते हैं, क्योंकि सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए गर्मियों में। आइडियली सब्जियां का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। आपको अच्छी खासी सब्जियां मिलती है, जैसे सलमान भाई ने कहा, अगर आप देखें तो खीरे वगैरह की भी सब्जी बनाई जाती है, ककड़ी वगैरह की भी सब्जी बनाई जाती है, उसको भी आप पका के खा सकते हैं। शलजम की ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को पता है कि शलजम की और चुकंदर वगैरह की सब्जी बनाई जाती है। इनको कॉम्बिनेशन के साथ भी बनाया जा सकता है। मतलब आप डिफरेंट डिशेस बनाते हैं। एक मिसाल दे रहे हैं, चिकन जैसे चिकन एक डाइट हल्की भी होती है, हल्की भी होती है। मैं इसलिए समझाने कह रहा हूँ, चिकन एक आइटम है आपका, लेकिन उसकी रेसिपीज कितनी सारी हैं। सही, ठीक है। एक आपकी लिस्ट ऑफ रेसिपीज मिलेंगी कि चिकन ये बन जाएगा, चिकन ये बन जाएगा, चिकन ये बन जाएगा। तो व्हाई नॉट इन सब्जी के अंदर आपको क्यों नहीं रेसिपीज मिलती हैं? आप ट्राई तो करें ना, आपको मुख्तलिफ रेसिपीज मिलेंगी। आप ट्रेडिशनल चीजों पे जाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। आप ट्राई करें, आप चिकन के अंदर भी तो ट्राई करते हैं ना, और चिकन के अंदर ट्राई करने के बाद जो है फिर आपको कभी पसंद आती है कभी नहीं आती है। लेकिन सब्जी के अंदर ट्राई करेंगे तो आई होप आपकी सेहत भी बेहतर रहेगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये, सब्जी के अंदर जो आदमी मेरे हिसाब से मैं ये कहूँगा कि अगर 99% कॉन्स्टिपेशन से बच सकता है, जो प्रॉपरली सब्जी यूज करता हो, स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स जो पत्ते वाली सब्जियां होती हैं उसका इस्तेमाल करता हो, तो मैं ये कहता हूँ कि 99% कॉन्स्टिपेशन, एक मुज़िद बीमारी जिसको आप तमाम बीमारियों की माँ कह सकते हैं या जड़ कह सकते हैं, उससे बच सकता है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि सब्जियों से कितने ज़्यादा हमको फ़वाइद मिल सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सब्जियों की मिकदार बहुत कम हो गई है हमारे यहाँ, और गोश्त की मिकदार चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चिकन में हो, मीट, बीफ या फिश, किसी भी फॉर्म में हो, वो हम ज्यादा करने लगे। डॉक्टर साहब, ये तो आप जो चिकन, बीफ और फिश बोल रहे हैं तो बहुत महंगी हो गई है, आवाम खाती नहीं, ज्यादा चिकन के ऊपर ही रहती है। लेकिन अब ये महंगाई भी है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन हर एक चीज की सेहत के लिए भी सही नहीं है। बिल्कुल, हर वक्त खाना। तो वो मैं अभी जैसे आप सब्जियों के हवाले से अर्ज कर रहे थे, मैं दालों के हवाले से वो सर्वे रिपोर्ट पढ़ रहा था। जितना प्रोटीन, जितनी जैसे कुव्वत गोश्त के अंदर है ना, उसकी 35% कुव्वत यानी प्रोटीन वो दालों के अंदर, दालों में। बिल्कुल सही बात है। तो दालें जो होती हैं फुल ऑफ प्रोटीन होती हैं। बिल्कुल सही कहा। और ये हाजमे के लिए भी हल्की होती हैं, सही, और ताकतवर भी होती हैं। उन जिससे अभी गर्मी के मौसम में जो जैसे डॉक्टर साहब बयान फरमा रहे थे, सब्जियों का इस्तेमाल, दालों का इस्तेमाल भी ज्यादा करें। 35% प्रोटीन है, इक्विवेलेंट जितना आपका गोश्त का प्रोटीन है। अब देखें ना, आपने दालों की बात की, अगर आप सब्जियों को कॉम्बिनेशन कर लें दालों के साथ तो आपकी एक रेसिपी बन जाती है। बहुत सारी, बहुत कॉमनली है हमारे यहाँ जो है दाल पालक बनाया जाता है, बड़ा कॉमनली बनाया जाता है। ठीक है ना, मेथी पालक बनाया जाता है, बड़ा कॉमनली बनाया जाता है। आलू मेथी बनाया जाता है, बड़ा कॉमनली बनाया जाता है। तो इसके अलावा भी अगर आप जाएंगे तो कॉम्बिनेशन मुख्तलिफ दालों के साथ, मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन के साथ आप बना सकते हैं, सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें हर सीज़न में मिलती है, गर्मियाँ हैं, सर्दियाँ हैं, लेकिन हम उसको ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं, वो है सलाद पत्ता।
तो अगर सलाद पत्ता का अगर प्रॉपरली यूज़ करते हैं, गर्मियों के लिए बेहतरीन चीज़ है, उसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सकता है। आप उसको सलाद के तौर पे यूटिलाइज़ कर लें, एटलीस्ट जो भी आप डिश ले रहे हैं तो उसके अंदर आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपकी जो मैदे के मामलात हैं, निज़ाम हज़म के मामलात हैं, उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी हो जाए। इसी तरह दही का इस्तेमाल जो है वो गर्मियों में बढ़ जाता है लोगों का, लेकिन उसमें अपनी सेहत का ख्याल रखें कि आपको कोई गला ख़राब नहीं हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो जिससे दही आपको नुकसान दे, उससे अवॉइड करना चाहिए। दही के हवाले से ये है कि मदरी चैनल के नाज़रीन को भी अर्ज़ करूं, डॉक्टर साहब ने अभी लफ्ज़ का कॉन्स्टिपेशन मीन्स कब्ज़, तो दही से क्या कब्ज़ होता है? क्योंकि अमूमन किसी को अगर पेट डिस्टर्ब हो जाए, मोशन हो जाते हैं, तो कहा जाता है भाई दही वो खाए, तो दही नहीं, दही से कब्ज नहीं होता है। इसका क्या रोल होता है सलमान भाई, आप बताएं, लोगों की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसके अंदर। दही इसलिए रिकमेंड किया जाता है जिनको मोशन हो रहे होते हैं। सही, ये दही हल्की ग़िज़ा होती है एक, और इसके अंदर वो लैक्टोबैसिलस एक जरासीम होता है। अच्छा, ये अलग से मार्केट में बिकता भी है, वो बहुत महंगा होता है। अच्छा, लैक्टोबैसिलस वो जरासीम है जो अगर आप मोशन ज्यादा हो जाएंगे ना, वो आपकी जो बड़ी आंत से वो पास आउट हो जाता है। तो दही में वो कुदरती तौर पे मौजूद है। देखिए, और अगर आप इसको परचेज करने जाएंगे, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखते हैं, ये बहुत महंगा मिलता है। उसके साशे होते हैं बाकायदा। अच्छा। और मतलब आप ये समझ लें कि वो हमें एक, उसको बोलते हैं गुड बैक्टीरिया, एक नेचुरल आइटम मिल रहा है और एक आर्टिफिशियल मिल रहा है जो हम खरीद के ले रहे हैं। बेसिकली ये फंक्शन होता है उसका। कॉन्स्टिपेशन से इसका कब्ज नहीं करता वो। ठीक ठीक, चलिए जी, कॉल्स दे दीजिए। सैयद अत्तार मोहम्मद इरशाद अत्तारी, हिंद के शहर कानपुर, अत्तारी डिवीजन से। माशाल्लाह आज का जो मौजू है गर्मियों की मुफीद ग़िज़ाएं, तो ये तो हम सुनेंगे, ये अल्हम्दुलिल्लाह से फ़ायदा भी हासिल करेंगे इंशाल्लाह। इस पे जो डॉक्टर साहब हमें बताएंगे उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आजकल मेरे कहीं भी मैं खड़ा हो रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है वो ज़मीन हिल रही है, जैसे भूकंप सा आ रहा है। तो कई बार तो ऐसा हुआ कि मुझे शक हुआ तो मैं बैठ गया, मेरी बॉडी कुछ स्पंज टाइप की कर रही है। तो बताएं ये क्यों होता है? कोई डिजीज तो नहीं है ये? अल्लाह ताला आपको भलाई आता फरमाए। ठीक है, इंशाल्लाह तबारक व तआला। अभी डॉक्टर साहब से पूछते हैं जी। दूसरी कॉल। भाईजान मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। ये एक मसला है मेरे भाई के साथ, उन्हें बलछरा हो गया है। ये एक बीमारी है जिससे जिस्म के बाल जो उखड़ना शुरू हो जाते हैं, और ये पहले थोड़ा सा लगता है, फिर उसके बाद आस्ता आस्ता फैलता जाता है। और इन्होंने दवाई और इंजेक्शन लिए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसके बारे में अगर कुछ मालूमात है तो बता। ठीक है, इंशाल्लाह। बाल जड़ की एक टाइप वो हुई। ठीक है, तीसरी कॉल। मैं लाहौर से इब्राहिम बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है, गर्मियों में बच्चों के लिए कौन सी रजाएं मुफीद हैं? ठीक है, अभी बताते हैं इंशाल्लाह ताला। मेरा सवाल ये है, ये जो कहा जाता है कि तरबूज खाने के बाद पानी ना पिए, या इसी तरह शाम के टाइम दही नहीं खानी चाहिए, इससे कमजोरी होती है, या हैजा हो जाने का अंदेशा होता है, या मछली खाने के बाद दूध ना पिए, इसका नुकसान होता है। तो इन चीजों का मेडिकल में क्या कंसेप्ट है? क्या मेडिकल इसको एक्सेप्ट करता है या ये वैसे ही अवामी बातें हैं? ठीक है। मेरा डॉक्टर साहब की बारगाह में ये सवाल है कि मेरा बेटा है, उसकी उम्र तकरीबन 24 साल है, तो उसको हर टाइम जो है जुकाम लगा रहता है, मतलब उसका गला जो है वो सड़ नहीं रहता है, जुकाम लगा रहता है। तो उसके लिए प्लीज अगर मुझे एडवाइस करें तो। जी हजरत, सबसे पहला सवाल था, हम आखिरी वाले सवाल से। अच्छा, आखिरी वाले सवाल से। ओके, आखिरी वाले से यूं चलता है कि ये ऑलरेडी इतना डिस्कस हो चुका है। जैसे शुरू में आपने जिक्र किया ठंडा पानी, कुछ लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम या गला बहुत ज्यादा हसास होता है, जिसे आपने भी जिक्र किया। सही, कितने साल से हम वहाँ रह रहे हैं फिर भी आपने वो नहीं खाया ना, तो आपने एहतियात की। जी जी, तो ये एहतियात से ही हल होगा। सही। कुछ को एलर्जिक होता है, कुछ को कुछ चीज एलर्जिक रिएक्टिव कर जाती है। ठीक है। ठंडा होता है, खट्टी चीज होती है, वो रिएक्शन कर जाती है, उसकी वजह से बार बार गला खराब हो रहा होता है। तो इसका यही इलाज है, एहतियात ही इसका इलाज है। एक एहतियात ये भी कर लें कि ENT एक ओपिनियन ले लें, नाक कान हलक के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनसे एक दफ़ा मशवरा कर लें कि नाक का मायना कर लें अच्छी तरीके से। कोई DNS का प्रॉब्लम नहीं, जैसे सलमान भाई ने शुरू में अर्ज करके गए थे कि ये बड़ा कॉमनली हमारे यहाँ DNS मतलब एक आम जबान में अगर समझा देंगे नाक की हड्डी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं, नाक की हड्डी का मसला। हाँ, तो वो एक दफ़ा वो चेक कर लेंगे, गोश्त का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई एलर्जिक राइनाइटिस वगैरह का सिलसिला तो नहीं है, तो वो एक ओपिनियन लेके उसका सदेबाब किया जा सकता है। लेकिन एक ENT ओपिनियन ज़रूर ले लें, और साथ में जो डॉक्टर साहब ने एहतियातें बताई ये मस्ट करना है। अगर ये नहीं करेंगे तो ओपिनियन लेने के बावजूद भी इनको ये आजमाइश रहेगी। सही सही बात। डॉक्टर साहब ये एक तरबूज हाँ के बाद पानी और शाम में दही, ये आप जवाब आप ही दें।
मेरा ख्याल में इस पे तो अमीर अहले सुन्नत ने भी कई दफ़ा मदनी फूल दिए हैं कि इसमें कोई ऐसी नहीं, अनटिल अनलेस उसको खुद से एलर्जी ना हो किसी चीज़ से। बाज़ लोगों को एलर्जी होती है किसी चीज़ से, तो अगर वो चीज़ यूज़ कर रहा होता है तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। शाम के टाइम खाने से या रात के टाइम खाने से या दिन में खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं। रात के खाने में तो बहुत सारे लोग खा रहे होते हैं दही। दिन में भी देखें, दोपहर में भी आप चले जाएं तो आप एक जगह एक तादाद होती है जो दही के साथ उमूमन गर्मियों में खाना खा रही होती है, बिल्कुल खा रही होती है। उमूमन आप शाम के टाइम चले जाएं, यही आप होटलों में चले जाएं, शाम के टाइम लस्सियों की दुकानों पे चले जाएं, वही दही की लाइन भी लगी हुई होती है और लस्सियां भी चल रही होती है। शाम के टाइम में तो काफी रश होता है, दोपहर में भी काफी रश होता है, तो इसका कोई फैक्टर होता नहीं है कि खुदा ना खास्ता तरबूज के बाद भी पानी पी सकते हैं और रात में भी दही खा सकते हैं, कोई मजायका नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं अनटिल अनलेस वो अपनी कैफियत देख ले। सही, उसकी अपनी कैफियत क्या है, कोई एलर्जी ना आ रही हो, एलर्जी होगा जाती तौर पे। अच्छा, मछली के बाद दूध का बड़ा एक इशू कई बार आपको आया होगा इस सिलसिले के अंदर, तो इसको थोड़ा दोबारा बता दें। इसमें मैंने बहुत कोशिश की थी मालूमात है कि करने की, मुझे मिली नहीं है। सही, ये नहीं मिली। ऐसा मतलब एक चीज है बोला हुआ है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली हम देखते हैं, हमने अपनी मतलब अब हमारे पास कोई इस किस्म का कोई पेशेंट नहीं आया अभी तक कि इसने आगे हमें बोला हो कि यार ऐसा कोई, मैंने रात को मछली खाई थी, ऊपर से एक गिलास दूध पी लिया तो मेरे को ये हो गया। हाँ, अगर उसको एलर्जी होगी उससे, तो जब आप हिस्ट्री लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं पॉइंट मिल जाता है कि इसको एलर्जी हुई है या तो फिश से हुई है या मिल्क से हुई है। मिल्क में भी मुख्तलिफ अज्जा मौजूद होते हैं, किसी भी एक जुज से जो उसको एलर्जी हो सकती है, ये तो एक चीज़ समझ में आ सकती है। लेकिन एटलीस्ट अगर जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि कोई ऐसी स्टडी हमें नजर आए, कोई ऐसी ऑथेंटिसिटी नजर आए, वो हमें नहीं नजर आती है कि ऐसी कोई चीज़ इसमें मौजूद है। अक्सर मछली लोग खाने के आदी नहीं होते, कभी कभी खाते, वो भी सर्दियों के सीजन में, गर्मी में तो उमूमन। मगर अब तो फूड कल्चर इतना मतलब ये समझे कि आम है। अब अगर फैजान मदीना से बाहर निकलो और आगे की तरफ जाए, तो मैं उस फूड स्ट्रीट पे ये देख के हैरान हो गया, मैं तो पास हो रहा था कि मछली के इतने स्टॉल्स लगे हुए और ये बिक रही होगी तो इतने स्टॉल्स हैं। हाँ बिल्कुल। खैर वो खाने का टाइम शुरू नहीं हुआ था, मगर तैयारी पूरी थी कि सब जो है ना वो अपना इसमें खत्म करके खाना तो जो भी ग़िज़ा है वो तो हर मौसम में बिकती है। सही, रेशो कम हो जाता है। जैसे जिस रेशो से अगर मछली फर्ज करें कि वो एक स्टॉल लगाया हो जो आपने बताया, वो अगर 10 किलो मछली बेच रहा है तो हो सकता है इस सीजन में वो 4 किलो बेच रहा हो। सही बात है, मे बी पॉसिबल। तो स्टॉल तो चलता ही है। जैसे अब ये रिकमेंड तो यही करेगा ना, सीजन के हिसाब से और अपनी वजन के हिसाब से बंदा अपनी डाइट को सिलेक्ट करे। चले सवाल हाँ, ये एक मैं ये चाहता हूँ कि इसमें चूंकि तरबूज का मामला आया था, तो बड़ा ही जबरदस्त रिसाला गर्मी से हिफाजत के मदनी फूल, इसमें कई फ्रूट्स के भी फायदे हैं और भी काफी सारी चीजें हैं। गर्मी को बुरा नहीं कहना चाहिए, ये भी है। गर्मी बहुत ज्यादा पड़े तो हमें क्या कहना चाहिए, ये भी मौजूद है। बहुत सारी चीजें, और अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने इस हफ्ते रिसाला भी पढ़ने की ताकीद फरमाई है और इसके पढ़ने पर दुआ भी आपने इनायत फरमाई है। तो तरबूज के यूं तो 25 मदनी फूल तहरीर हैं, मैं चंद आपको सुनाता हूँ। मेरा ख्याल हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान रिवायत नकल करते हैं कि खाने से पहले तरबूज खाना पेट को खूब धो देता है और बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देता है। अच्छा, हमारा मसला क्या है कि हम पूरा खाना खा के फिर फ्रूट्स फिर जो है वो फ्रिज से जो है फ्रूट की ट्रे निकलती है कि भाई आप खाइए, तो ये दुरुस्त नहीं है, पहले फ्रूट खा लेना चाहिए। अच्छा, इसी तरह काली मिर्च, काला जीरा और नमक बारीक पीस कर एक बोतल में महफूज कर लीजिए, तरबूज पर छिड़क कर इस्तेमाल कीजिए। इस तरह तरबूज की लज्जत में भी इजाफा हो जाएगा और इंशाअल्लाह ज़वजल हाजमे की बेहतरीन दवा साबित होगा और भूख भी खूब चमक उठेगी। तरबूज मीठा होने की क्या पहचान है? जी हाँ, ये भी इसमें लिखा हुआ है। ओह, देखिए तो सही कि तरबूज में ग्लूकोज, फास्फोरस, नशास्तादार शकरी, हयातीन यानी विटामिन ए, बी, फौलाद यानी फॉलिक एसिड, पोटेशियम, कैल्शियम और गोश्त पैदा करने वाले अज्जा पाए जाते हैं। कई लोगों को पेशाब रुक कर आता है, तो जिन मरीजों को पेशाब रुक कर आता है वो तरबूज इस्तेमाल करें, ये मसाने को साफ कर देगा और इसके दर्द के लिए भी बेहतरीन है, दिल को ताकत देता है और बलगमी मिजाज वालों के लिए बड़ा ये इसमें ये फायदा है। जिस दिन तरबूज खाएं चावल हरगिज ना खाएं। जी हाँ, जिस दिन तरबूज खाएं चावल हरगिज ना खाएं, ये एहतियात करें, इंशाअल्लाह ताला इसका फायदा होता है। अल्लाह तबारक व तआला इसके जो फवाइद हैं वो नसीब फरमाए। सीजन के फ्रूट इस्तेमाल करने चाहिए, जैसा मेरा सुन्नत ने इसमें इतने अच्छे तरबूज के मदनी फूल दिए। तरबूज के अंदर एक जैसा भी आपने केमिकल बताया, सिट्रुलिन एक केमिकल होता है। सही डॉक्टर साहब, वो मार्केट के अंदर अब वो भी बहुत महंगा बिकता है।
मतलब समझ ले वो बहुत कॉस्टली होता है। और वो जो बॉडी बिल्डिंग के लिए एक्सरसाइज करके मसल मास बनाने के लिए ना, उसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये वो केमिकल सिट्रुलिन तरबूज के बीजों में होता है। क्या बात है। एक ये था कि भाई इब्राहिम का सवाल था बच्चे का, मदनी मुन्ने का, कि बच्चों के लिए गर्मी में क्या ग़िज़ाएं होनी चाहिए? बच्चों की एज पे डिपेंड करता है। ठीक है कि अगर डॉक्टर साहब 5 साल से कम है, हाँ वो 10 साल और 15 साल हो जाती है। अब अगर बच्चा जिसके दांत वगैरह निकले हुए हैं और वो खा सकता है चबा के, तो इट्स बेटर कि वो नॉर्मल खाना जो घर में बनता है उसको यूज़ करे। सही। अब वो नॉर्मल खाना जो घर वाले बनाते हैं वो ज़रा इम्पोर्टेंट है कि वो क्या बनाते हैं। अगर वो चिकन ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस बच्चे की आदत पड़ेगी चिकन खाने चिकन की। सही है। तो मुनासिब ग़िज़ा हमारी हमेशा ये होती है कि अपनी शेड्यूल के अंदर जो भी आप खाना तैयार करते हैं उसमें बैलेंस डाइट का बिल्कुल ख्याल रखें। हर चीज़ उसमें शामिल होनी चाहिए। उसमें चिकन भी रखें, बल्कि आप गोश्त भी रखें अगर रखना है, दालें भी रखें, सब्जियां भी रखें। जो ग़िज़ा आप खाते हैं वही उस बच्चे को आप खिला सकते हैं। अब उससे आप छोटे बच्चे के बात हैं तो वो एक अलग डिपेंड होती है कि अगर 5 साल से कम बच्चा है तो उसको एक नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करवाएं, हल्की ग़िज़ा का इस्तेमाल करवाएं, दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करवाएं। अगर वो रोटी खा सकता है, नरम करके चबा सकता है, दांत उसके 5 साल की उम्र में उम्मीद तौर पे निकल आते हैं, तो उसको रोटी भी दे सकते हैं, पतली रोटी बना के दे सकते हैं, वो भी नॉर्मल डाइट ले सकता है। लेकिन उसमें वही हाइजीन का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, सफाई सुथराई का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चों की जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू एक एडल्ट के या एक जवान आदमी के, कि उसके ऊपर जो जरासीम से लड़ने की सलाहियत होती है बच्चों में वो कमज़ोर होती है, इसलिए वो जल्दी अडॉप्ट करते हैं बीमारियों को। तो हो सकता है कि जो ग़िज़ा आप ले रहे हैं आपको वो इफेक्ट ना करे लेकिन बच्चों पे ज़्यादा इफेक्ट कर जाए। इसी बात को भाई साहब ये अर्ज करता हूँ, ये बहुत मशहूर बीमारी है टाइफाइड। सही। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, ये डिसेंट्री, डायरिया, अगर इनको स्टडी करेंगे ना आप डिटेल के अंदर WHO की रिपोर्ट में, लाखों की मिकदार में लोग सालाना तौर पर मुतासर होते हैं। बच्चों की तादाद, जैसे डॉक्टर साहब बार बार हाइजीन बता रहे हैं, सफाई सुथराई, तो इतनी सारी डिटेल लिखी हुई WHO की कि इतनी गाइडलाइन दी हुई है सफाई सुथराई की। आखिरी जो फुट नोट गाइडलाइन है ना, वो ये है कि हर खाने से पहले आप हाथ धो लें, हर इस्तिंजा के बाद आप हाथ धो लें, खाने के बाद आप हाथ धो लें, और खाना पकाने से पहले आप हाथ धो लें। एक डॉक्टर साहब है हमारे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई कि एक तो हम हाथ धोते हैं, ठीक है ना, एक हाथ धोने का भी तरीका ये मैंने कहाँ सीखा, मदनी काफिले में। सही। जैसे मदनी काफिले में जैसे हम वो तरीका सिखाते हैं, बिल्कुल वो सही तरीका मैंने भी वहीं से सीखा था। जैसे हम वजू के वक्त जो है वो स्क्रबिंग, डॉक्टर साहब को पता होगा, जैसे स्क्रबिंग जैसे करते हैं, हाथ साबुन जैसे हम लगाते हैं, इसके भी काम करने का ड्यूरेशन है। ये 30 सेकंड तक साबुन लगा रहेगा तो वो इतना फायदेमंद है, 30 सेकंड से 45 सेकंड लगा रहेगा तो इतने जरासीम या बैक्टीरिया वो साफ करता रहेगा, प्रोवाइडेड आप हाथ को अच्छी तरीके से धो रहे हैं, बिलखुसूस नाखूनों के नीचे। बिल्कुल, कि इसको जो है ना ये रब किया जाए। अच्छा, इस तरह जो हाउस जो घर पे काम करने वाली हमारी इस्लामी बहनें हैं, खवातीन हैं, वो भी अगर इस तरह करें कि ये जो है ना अपने आटा गूंथते हुए, खाना पकाते हुए हाथ धोने के साथ साथ अपने पोरे धोएं, क्योंकि जब घर के अंदर बच्चे आए तो उनके हाथ धुलवाने की आदत, खाने से पहले हाथ धुलवाने की आदत, बिलखुसूस ये पोरे ये धुलवाने की आदत बनाए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे ये कम नुकसान रहेगा, और अल्लाह ने चाहा तो इसकी बरकतें खुद भी ये देखेंगे। तो जी इब्राहिम, बहुत सारी ग़िज़ाएं ये आपको बताई गई। अच्छा, केला और दूध उमूमन बच्चे पसंद करते हैं, ये भी गर्मी में दे सकते हैं, बिल्कुल अच्छी चीज़ है, बिल्कुल दे सकते हैं। अच्छा, 3 कॉल्स और आ गई हैं। बाल झड़ के मुतालिक क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं मेरे भाई को बाल झड़ हो गया। अब ये मेरे ख्याल से स्किन डिजीज है, ये फंगल या तो होता है। जी फंगल, जी तो इनको तो स्किन स्पेशलिस्ट को ही दिखाना पड़ेगा, और वो लोकलाइज है, कहाँ पे फैल रहा है, क्या हो रहा है, वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन उस वक्त जो स्पेशलिस्ट है, स्किन स्पेशलिस्ट। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है हमारे यहाँ जो है ना, प्रॉपर जो पर्सन होता है ना उससे राब्ता नहीं होता है, बिल्कुल सही, अनफॉर्चुनेटली। अभी जैसे वो एक जो GP डॉक्टर होता है वो ही सारा इलाज कर रहा होता है, सही, जरूरी नहीं है वो सारे इलाज कर दे। डॉक्टर साहब जो तवज्जो दिला रहे हैं वो स्किन स्पेशलिस्ट के दिला रहे हैं। स्किन स्पेशलिस्ट से जरूर मशवरा कर लें, अगर एक से मुतमईन नहीं होते दूसरे से मशवरा कर लें। कॉन्ट्रडिक्शन हो सकती है एक दूसरे की बात के अंदर, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे बात समझ में आए,
तो आप जो आपको बेहतर लगे उस पर अमल करेंगे, इंशाल्लाह फायदा होगा। वो कहीं ना कहीं रास्ता जरूर बताएंगे, स्पेशलिस्ट लोग हैं, कहीं ना कहीं रास्ता जरूर बताएंगे आपको। सही लेकिन वो कंडीशन देख के फैसला करेंगे कि एक्चुअली है क्या, फंगल इन्फेक्शन है या और कोई स्किन डिजीज तो नहीं है जिसकी वजह से उनको हो रहा है, या और कोई एलोपेशिया की बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से, रीजंस तो नहीं है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो वो चेक करने के बाद ही उसका फाइनल डिसीजन लिया जा सकता है। अच्छा, जो सबसे पहला सवाल था मगर हमने सबसे ये कमजोरी मेरे को लग रही है इसमें सलमान भाई, दो चीजें आती हैं। वो ये रिपीट कर दूं कि वो प्रॉब्लम क्या था कि जमीन हिलती हुई महसूस, यानी कि एक तरह से कहेंगे आम जबान में चक्कर की कैफियत। जो कॉलर है मेरे को लग भी यंग रहे आवाज से तो बस इसमें ये ख्याल करेंगे इनका एक वेट क्या है, इम्पोर्टेंट चीज ये है। अपना वेट का देख लें, वेट क्या है। चक्कर आने के साथ कोई और कंप्लेन तो नहीं है, कोई गर्दन वगैरह पे कोई तकलीफ वगैरह की शिकायत तो नहीं है, कोई तकिया बहुत बड़ा तो इस्तेमाल नहीं करते हैं जिसकी वजह से हो सकता है स्पाज्म वगैरह पड़ता है, तो कभी कभी सर्वाइकल की वजह से भी चक्कर आने लगते हैं। ENT का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नाक का कोई मसला तो नहीं है, कान में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। ये तो आप मेडिकली अपने तौर पे जज कर सकते हैं कि यार मेरे को ये इश्यूज नहीं। अब इससे हट जाते हैं तो अगर आप आते हैं और आपका वेट ज़्यादा है तो 2-3 जो है आप वो टेस्ट करवा के जो है उसको रूल आउट कर सकते हैं कि उसमें और कोई रीज़न तो नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो सीधे सीधे सलमान भाई ने बताया कि फिर तो वीकनेस वाली बात है कि आप डाइट वगैरह बेहतर करें, पानी की मिकदार पूरी। डिहाइड्रेशन के अंदर पानी की कमी में अमूमन ये अलामतें मिल जाती हैं। अगर इनका वेट ज़्यादा है तो इनके लिए मशवरा है कि एक लिपिड प्रोफाइल, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल वगैरह जो है वो करवा के देख लें अपना क्या पोजीशन है। बात वेट कम है तो फिर इनको मैं बोलूँ पानी पीते रहे, वैसे भी करवा लें, रिपोर्ट्स करवाने में कोई फायदा ही होगा। उसको चेक कर लेंगे ताकि आप प्रिकॉशनरी भी मेजर ले सकें। बातों का होता है बॉर्डर लाइन पे होती है बहुत सारी चीज़ें, तो आदमी एहतियात कर लेता है, पाबंदी तो नहीं कर सकते, एहतियात कर सकता है ताकि ये क्रॉस ना करे लाइन को। तो ये है कि अगर लिपिड प्रोफाइल वगैरह करवा लें, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह करवा लेंगे तो इसमें यह है कि इनको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है। जो शुरू में हमने 3-4 चीज़ें और बताई उनकी तरफ भी ध्यान दे लें, इंशाल्लाह इस मसले का हल निकल आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, 3 कॉल्स और आ गई हैं जी, बताइए। मेरा सवाल ये है कि गर्मी में स्किन पर दाने वगैरह निकलते हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए कौन से जूसेस पिए जाएं, कौन सी सब्जी इस्तेमाल की जाए, कौन सी खुराक यूज़ की जाए? ठीक है, माशाल्लाह, अच्छा सवाल है। इसके अलावा हज़रत, मेरा एक सवाल ये था कि मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह अभी 11 साल का हो गया है, तो उसका अभी तक कद नहीं बढ़ा और वो काफ़ी यानी मोटा होते जा रहा है। उसके लिए कोई खुराक वगैरह के बारे में बता दे कि उसका वज़न कम हो जाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। ठीक है। थर्ड, मेरा सवाल ये है कि मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा बीमार रहती है और उसका खून पूरा नहीं होता, बोतलें भी चढ़ाते हैं और फिर भी खून नहीं होता पूरा। अल्लाह ताला आपकी वालिदा को शिफा अता फरमाए, सेहत व आफियत नसीब फरमाए। जी, सबसे पहले तो मौजू का सवाल गर्मी के दाने। गर्मी के जो दाने हैं ना, इसकी बहुत सारी वैरायटी होती है। तो इसमें जैसे इन्होंने पूछा हमसे ये है कि कौन सा शरबत या किस तरह। सही। गर्मी दानों के लिए इनको पहले तो अपने स्किन वाले डॉक्टर से रब्ता करना पड़ेगा। ठीक है। वो चेक करेंगे उस कौन से दाने किस नोयत के हैं, फैलने वाले हैं, स्केबीज में भी इस तरह आता है, वैसी अंधुरियाँ भी हो जाती हैं। ये डॉक्टर को चेक करा लें। ये वाला जो कंसेप्ट है ना, मैं ये खा लूँ, ये गिज़ा कर लूँ, इससे ये चीज़ें नहीं ठीक हो सकती। ठीक है, ठीक। इसमें एक फर्ज करें जैसे इन्होंने बताया गर्मी दाने हैं, वो एटमॉस्फेयर देख लें कि उस एटमॉस्फेयर में खुद हैं या बच्चा जो है वो एटमॉस्फेयर कैसा है। कि अगर वो इतना ज़्यादा गर्म एटमॉस्फेयर है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अगर ट्रीटमेंट भी करवा लेंगे तो उस एटमॉस्फेयर के अंदर रहेंगे, दोबारा आपको ये प्रॉब्लम। मतलब ये कंसेप्ट ना रखेंगे ये खाएं ये करें, घरेलू जो मामला। बाकी जो गर्मी की ग़िज़ा है वो तो आप नॉर्मली खाएंगे तो उससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होना है। अब गर्मी की हमने इतनी सारी ग़िज़ाओं का नाम लिया है, कोई से भी इस्तेमाल कर लें इसमें फ़ायदा ही होगा इंशाअल्लाह। लेकिन ये है कि अगर अपना एटमॉस्फेयर देख लें, अब मेरा एटमॉस्फेयर, मैं भट्टी के पास हूँ, भट्टी के पास काम करता हूँ या चूल्हे के पास ज़्यादा काम करता हूँ, मैं हीट से ज़्यादा एक्सपोज है मेरा, तो डेफिनेटली फिर मेरे साथ प्रॉब्लम तो होंगी, स्किन में प्रॉब्लम्स तो होंगी। तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करें, बचने की कोशिश करें। अगर वो चीज़ नहीं है तो फिर डॉक्टर साहब ने जैसे फरमाया कि स्किन स्पेशलिस्ट से मशवरा कर लेंगे। आपको कोई ऐसी कोई स्किन डिजीज तो नहीं जिसकी वजह से आपको हीट से प्रॉब्लम हो। सही फरमाया। बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें भी ऐसी होती हैं कि जो इंसानी जिस्म की तबीयत को इफेक्ट करती है। मिसाल के तौर पे कहा गया ना कि जिसकी आँखें का कोई प्रॉब्लम हो तो उसे खजूर कम मिकदार में इस्तेमाल करनी चाहिए। हर एक को अपनी बॉडी के बारे में पता होना या जानना बहुत जरूरी है। मुझे क्या सूट करता है, मुझे क्या सूट नहीं करता। आप अपनी बॉडी को देखते हुए चलेंगे ना तो बहुत सारी बीमारियों से बचते रहेंगे। बिल्कुल।
अच्छा, इसमें 11 साल का बेटा। अच्छा, इससे पहले वो जो इब्राहिम ने सवाल किया था ना कि वो ग़िज़ाओं के मुतालिक सब्जियों के हवाले से, मैं थोड़ा सा ये बात डिस्कस करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे बच्चे सब्जियाँ और दाल बिल्कुल नहीं खाते जी। बस जिस दिन ये बने तो उस दिन कहेंगे बाहर से ये मंगा दो, ये चीज़ कर डालो, इल्ला ये कि कुछ समझदार होते हैं। मैं तो बहुत प्रमोट करता हूँ दालों को, सही, क्योंकि अभी ये देखें मार्केटेड प्रोडक्ट्स है ना जितने भी हैं, बिल्कुल जो मार्केट के अंदर इतने ब्रांड के जो चीजें आ गई हैं, बर्गर आ गए हैं, चिकन, इनकी मार्केटिंग होती है। सही, कभी आपने दाल के समोसे ना सुने, ना कभी दाल के बर्गर सुने, बिल्कुल, क्योंकि इनकी मार्केटिंग नहीं होती। और घर वालों में भी इसकी इतनी वो तवज्जो नहीं दिलाई जाती, और खाने पे भी तरगीब नहीं, हालांकि इसके फायदे बेशुमार हैं। चलिए भाई, ये तो आपने अच्छा बताया भाई, दाल के समोसे भी बन सकते हो तो करके, कबाबें भी बन सकती हैं, सब कुछ बनता है ऐसा नहीं पहले बनते थे पहले बनते थे दाल के, आपको दूसरी चीजें, दाल का बर्गर की मार्केटिंग कभी नहीं सुनी। दाल के कबाब बनते हैं, कटलेट्स बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, जो बनाने वाले अभी भी बनाते हैं दाल जो भी हो हाइजीनिक। बात ये ना, रेसिपी आपको मिल जाती है, एक चीज है उसकी रेसिपी मुख्तलिफ तरीकों से आप इस्तेमाल करके यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। आखिरी 5 मिनट बाकी हैं, दोनों सवालों के जवाब ले लेते हैं जी। 11 साल का बेटा और कद नहीं बढ़ा और वजन भी ज्यादा होता जा रहा है। डॉक्टर साहब, तो ये डाइट में खास बढ़ाई भी होगी उन्होंने। असल में हाइट कितनी, एक तो इन्होंने अर्ज किया कि हाइट कितनी है, बाज़ औक़ात ये होता है कि लग ऐसा रहा होता है कि कद नहीं बढ़ रहा, और ये तो बहुत ज्यादा लोगों की शिकायत है, मेरे बच्चे के कद नहीं बढ़ रहा उनके हिसाब से। सही। इसका उसूल ये है कि वालिदैन का जो हाइट है ना उससे कंपैरिजन होता है। बिल्कुल। और अगर आप ये देख रहे हैं, हाँ वज़न बढ़ रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वज़न अगर उसके कद के हिसाब से ज़्यादा है तो उसको ख्याल करना पड़ेगा, एहतियात करनी पड़ेगी, रीजंस देखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आप देखें डाइट क्या ले रहा है, क्या वो जंक फूड्स पे ज़्यादा जा रहा है या बाहर की चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा है। एक तो सबसे पहले तो अपने सराउंडिंग में इस चीज़ का ध्यान रख लें, या इसके अलावा और कोई एबनॉर्मल तो चीज़ नहीं नज़र आ रही। 11 साल से बच्चा आपके साथ है तो इनिशियली स्टेज से आपको पता होगा आपका बच्चा किस तरह चल रहा है। अगर उसमें कोई लास्ट 1-2 ईयर्स में जितने अरसे से उसका वेट बढ़ा है, देखें उसकी एक्टिविटीज़ में क्या तब्दीलियाँ आएंगी। अगर उसकी एक्टिविटीज़ वही हैं जो पहले से चलती आ रही हैं, अब सडनली बढ़ गई हैं और खुराक भी वो नॉर्मल ले रहा है, तो फिर आप डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। लेकिन अगर उसकी एक्टिविटीज़ नहीं है, खाया पिया और लेट गया और बैठ गया और कोई काम नहीं, आईपैड का इस्तेमाल है, गेम का आजकल इशू ये है सबसे बड़ा। वो मैं आपको अर्ज करूँ ना, एक पोस्ट चली, एक कैसा बना हुआ था कार्टून टाइप के, वो अम्मा है और 1996 लिखा हुआ है, वो बच्चे को उसके हाथ में फुटबॉल है और हाथ पकड़ के घर के अंदर ला रही है और ऊपर लिखा था 1996, और अब अम्मा के हाथ में बॉल है और बच्चे के हाथ में मोबाइल है, वो उसको घर से बाहर निकाल रही है देने के लिए कि भाई बाहर निकल के, यानी फिजिकल एक्टिविटी जो है ना कुछ वो करे। ये प्रॉब्लम आने लगी बच्चों के अंदर, ओबेसिटी जो है, फिजिकल एक्टिविटी, और ये आगे जाके इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। बेहतर है इसको कंट्रोल कर ली जाए। एक नॉन मेडिकल हिसाब से जो हमने बताया उसकी तरफ ध्यान दे लें। अगर ये चीजें नहीं है तो फिर डॉक्टर से रुजू कर लें। डॉक्टर साहब, ये आखिरी का जवाब, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है मेरे ख्याल से, क्रोनिक है, डेफिनेटली इनको किसी हेमेटोलॉजिस्ट से राब्ता करना चाहिए, हेमेटोलॉजिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट हो। वो इस्लाम भाई जिसकी वालिदा का प्रॉब्लम हो रहा है, उनको जो है खून के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनसे जरूर मशवरा करना चाहिए। आई डोंट नो इनकी क्या वजूहत है, मुख्तलिफ वजूहत होती हैं। खातून भी हैं, वो अलग फैक्टर्स होते हैं, ओल्ड एज है उनके अलग फैक्टर्स होते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता इनके ब्लड के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो उसके हिसाब से उसको ट्रीट किया जा सकता है। बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। तो जो खून के स्पेशलिस्ट होते हैं जिनको हेमेटोलॉजिस्ट कहते हैं, उनसे रब्ता कर लेंगे तो इंशाअल्लाह सजल कोई ना कोई बेहतर रास्ता इनका निकल जाएगा। शुरू में अमीर अहले सुन्नत के आप मदनी फूल तरबूज के दे रहे, तो उसके अंदर आप तरबूज के ऊपर नमक और वो काली मिर्चों के हवाले से, उसमें एहतियात ये है कि जो ब्लड प्रेशर का मरीज है वो उसको अवॉइड करेंगे। एक ये दूसरा एक चीज और मेरे को बतानी थी, एक गर्मी के अंदर एक बहुत अच्छा आइटम है जो लोग खाना छोड़ देते हैं, वो है अंडे। क्या आप एंड में बता रहे हैं, क्या बात करते हैं आप? अंडे खाना छोड़ देते हैं कि गर्म है अंडा बहुत और हम नहीं खा रहे और ये नहीं खा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा। अंडे से तो आपको एनर्जी मिलती है, अंडे से क्या ताल्लुक है, प्रोटीन है, उससे कोई ताल्लुक ही नहीं बनता। ये तो मैं ये एक करके आया था, मैं वो सोच के आया था कि मैं ये पूछूंगा, फिर मैंने कहा भाई इतनी गर्म चीजों के ऊपर हो रहा है तो इसका मतलब अंडा। डॉक्टर साहब ने जैसी समझ दी आपने बहुत अच्छा कहा। नहीं इसमें बिल्कुल मैं एक मिसकंसेप्शन है लोगों का ना, वो क्लियर करना था कि अंडे गर्मी में खाएं सर्दी में खाएं, उसने उसी अंदाज में अपने बॉडी पे इफेक्ट करना है जिस अंदाज में उसको चीजें उसके अंदर मौजूद है वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरे करे। तो ये कंसेप्शन क्लियर होनी चाहिए। बहुत अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला आप दोनों को जज़ाए खैर अता फरमाए। आज का सिलसिला गर्मी की ग़िज़ाओं के हवाले से रहा, बहुत सारी
मालूमाती बातें ये पता चली। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आइंदा सिलसिले में ज़रूर हाजिर होंगे। इस्लामी भाई और डॉक्टर साहिबान होंगे हमारे इंशाअल्लाह ताला, और अच्छे अंदाज के साथ ये किसी नए टॉपिक के साथ आएंगे। मदनी चैनल देखते रहिए और इसकी बरकतों को पाइए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। या रब हमको दे शिफा आफियत की तुझसे दुआ करते हैं प्यारे अल्लाह।